वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने बिजनेस लॉज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया था। हमने बात किया था कि ये सब्जेक्ट में जिसका नाम बिजनेस लॉज है, लॉ नहीं, क्या नाम है, बिजनेस लॉज। इसका मतलब इसमें हमें मल्टीपल जो है वो एक्ट्स पढ़ने हैं, यानी एक से ज्यादा एक्ट पढ़ने हैं। तो बताइए इसमें हमें कितने एक्ट पढ़ने हैं? 6। और कितने चैप्टर हैं? 7। देर आर टोटल 7 चैप्टर। इसमें 7 चैप्टर्स हैं जिसमें 6 एक्ट हैं और एक चैप्टर जो है वो बताता है कि एक्ट बनते कैसे हैं। हमने इसमें जो है वो सबसे पहले कौन सा जो है वो एक्ट पढ़ना शुरू किया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सबसे बड़ा है, लेकिन रीजन ये नहीं है इसे स्टार्ट करने का। रीजन ये है कि इससे हमारे दूसरे एक्ट जो है वो कनेक्टेड हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझे हुए रहेंगे। इसीलिए हमने पहले क्या स्टार्ट किया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टार्ट किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला जो आपका चैप्टर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हमने पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट यूनिट है, टोटल 9 यूनिट्स है, वी स्टार्टेड द फर्स्ट यूनिट ओनली। इस फर्स्ट यूनिट में हमने बात किया था कि जितनी भी चीज आपको आगे पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 जो है ये इन सब का एक इंट्रोडक्शन है। यानी कि जो चीज आप यहां पढ़ रहे हैं वो बहुत डिटेल में आगे एक जो है वो यूनिट बनने वाला है। जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा कंसिडरेशन के बारे में, पूरा का पूरा देखिए यहां पे जो है वो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक यूनिट पढ़ा हुआ है। हमने सेक्शन 10 के बारे में पढ़ा, उस पर पूरा का पूरा आपका क्या दिया हुआ है? एक यूनिट दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले जो यहां बात करनी शुरू की वो किसके बारे में की? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमने इसमें स्टार्ट किया था ये जरा सुनते हैं। हमने देखा था कि चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कमर्शियल लाइफ हो, हम कोई ना कोई कमिटमेंट किसी के साथ करते हैं और कोई हमसे कुछ कमिटमेंट करता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको इतने में ये सामान देंगे। अगर आपने किसी से कुछ कमिटमेंट किया है, यू नीड टू फॉलो दैट। आपको वो पूरा करना पड़ेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगर किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है तो उसे भी अपने पार्ट का कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। कहा गया अगर किसी ने नहीं किया तो, कहा अगर नहीं किया तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगर किसी ने बोला मैं आपको मकान 1 करोड़ में बेचूंगा, बाद में इनकार कर दिया क्योंकि किसी ने कहा कि मैं आपको 1.25 CR दे दूंगा, उसने देने से मना कर दिया। कहा क्या सॉल्यूशन होगा? कहा भिड़ जाओ दोनों, जो जीतोगे उसकी जीत मानी जाएगी। कहा सिविलाइज सोसाइटी में ये सॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए। तब हमने कहा कि जब तक इसके लिए कोई लॉ नहीं होगा तब तक हमें जो है वो कोई लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। हम इसी तरह के रिमेडी ढूंढते रहेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तब एक कानून आया जिसका नाम पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहा गया कि जब तक कोई एक्ट नहीं होगा तब तक कोई चीज कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में नहीं आएगा। अगर कहीं मोटर व्हीकल एक्ट नाम का कानून ना हो, ट्रैफिक एक्ट नाम का कानून ना हो, तो ऐसे केस में आप रोड पे जो है वो लेफ्ट चले राइट चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक लॉ बना हुआ है कि रेड लाइट में नहीं जाना है। क्योंकि लॉ ये कहता है, इसीलिए ऐसा किया जाना कॉन्ट्रावेंशन है। आपके ही बाइक पे आप बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे, सर आपका बाइक आपका, फिर आप ये कॉन्ट्रावेंशन क्यों कहलाया? क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है कि चाहे बाइक आपकी हो या पड़ोसी की हो, हेलमेट पहन के ही क्या करना है? चलाना है। 3-3 लोग नहीं बैठने हैं बाइक पे, 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठना है, दोनों को हेलमेट लगाना है। कहा ये सारा का सारा चीज आपका आया किसमें? कहा ये सारा का सारा चीज जो है ये बेसिकली आया एक एक्ट के तहत। ठीक वैसे ही हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि किसी ने अगर कुछ प्रॉमिस किया तो वो डिनाई ना कर सके, कहा इसके लिए बना दो एक कानून। और हमने कौन सा कानून, कौन सा एक्ट बनाया? बना तो दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा बॉस मैं लीगल रिमेडी तब दूंगा जब वो चीज कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा ना तो हजारों कानून पहले से बने हुए, आप उनमें जाकर के रिलीफ ले लेना, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिलीफ अनटिल अनलेस देयर इज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। वो चीज क्या कहलाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा तो वो कहता है शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना, तब मैं आपको रिलीफ दूंगा, तब मैं आपको लीगल रिमेडी दूंगा। और अगर किसी ने जो है वो अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया और उस कारण से आपको क्या हुआ, किसी तरह का नुकसान हुआ, तो आई एम गोइंग टू कंपनसेट यू। मैं आपको क्या करूंगा? डैमेजेस जो है वो आपको जो है वो पे करूंगा। अब देखिए यहां जब उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहला काम यही जानना था कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2
क्लॉज एच ने क्या कहा, किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग। और भी सेक्शन है जो बाद में आकर के उछल उछल के बहुत सारी बातें कहा है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्शन है और इसने कहा है कि बॉस ये दोनों मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है, इसके बिना कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कौन कौन सा चीज? सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और दूसरा क्या होना चाहिए? इनफोर्सबल बाय लॉ। अब कहा एग्रीमेंट किसको कहेंगे? तो कहा एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अगर तीन चीजें हो तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। पहला, किसी ने ऑफर दिया और दूसरे ने उस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट किया, बट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, उसी को बोलते म्यूचुअल कंसिडरेशन। मैंने जो है वो बोला कि क्या मुझसे ये रिमोट आप खरीदेंगे? क्या नाम आपका बच्चा? प्राची। प्राची, क्या आप मुझसे 100 रुपए में ये रिमोट खरीदेंगे? दिस इज एन ऑफर। प्राची कहती सर कबूल है। अब ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। मुझे क्या मिलेगा? 100 रुपए कंसिडरेशन फॉर मी। प्राची को क्या मिलेगा? रिमोट। ही हो तो क्या म्यूचुअल कंसिडरेशन। कहा और कोई बात है? कहा बॉस अभी तो ये एग्रीमेंट हुआ है, हमें जानना क्या है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। तो कहा पहले एग्रीमेंट तो होने दो, अब इसमें बस एक और चीज क्या मिल जाना चाहिए? इन्फोर्सबल बाय लॉ। कहा इन्फोर्सबल बाय लॉ का क्या मतलब है? कहा इन्फोर्सबल बाय लॉ का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कल को कोई प्राची को अगर ये 80 रुपीज में दे रहा है तो ये नहीं कि प्राची बोलेंगे सर रखो अपना रिमोट अपने पास, मुझे नहीं लेना है आपसे। प्राची डिनाई नहीं कर सकती। या मुझे कोई जो है वो अबीर मुझे जो है वो 150 रुपए दे रहे हैं, तो अब मैं प्राची को बोलूंगा निकल जा भाई, मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अबीर कितने दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ना मैं डिनाई कर सकता हूं ना प्राची डिनाई कर सकती। दोनों में से कोई भी पार्टी अपने कमिटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते। इसी चीज को बोलते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नोबडी कैन डिनाई। और इनके बीच में कैसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ ये ऑब्लिगेशन नेचुरल नहीं है, लॉ ने ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। क्या ऑब्लिगेशन? कि मैं ये रिमोट दूंगा प्राची को और प्राची मुझे 100 रुपया देंगे, ये भी लीगल ऑब्लिगेशन इनके ऊपर। लॉ ने ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है। वी आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन। हम रिलेटिव्स नहीं है। जैसे पापा आपको पैसे दिए, आप क्लास के लिए आए, आपके ट्यूशन के पैसे दे रहे हैं, क्लास के पैसे दे रहे हैं, बुक के पैसे दे रहे हैं, अच्छे अच्छे घड़ी के पैसे दे रहे हैं, मोबाइल के पैसे दे रहे हैं, ये सब जो है वो नेचुरल ऑब्लिगेशन है। जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को अगर वो देने से मना कर देते हैं, आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये ऑब्लिगेशन उठाया है ये नेचुरल ऑब्लिगेशन है। हाँ, मैं आपको कल को पढ़ाने से मना कर दूं, आप रिमेडी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ये बाय लॉ हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कैसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए? लीगल। अगली बात, अगर दोनों में से कोई भी क्या करे? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, कोई भी अपने बात से जो है वो पलटी खाए या फुलफिल ना करे, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड किसको बोलते हैं? अगर मैं 100 में इनको देने को तैयार हूं लेकिन ये मुझसे लेने को तैयार नहीं है, आई शैल बी डिक्लेयर एज एग्रीव्ड पार्टी। ये तो मुझसे 100 रुपीज में लेने को तैयार है, मैं इन्हें बेचने को ही तैयार नहीं हूं, मैं किन्हीं और को दे रहा हूं। तो इस बार प्राची क्या हो गए? एग्रीव्ड। तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कौन सा रिमेडी लेंगे? लीगल रिमेडी। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा रिमेडी लेंगे? लीगल रिमेडी। अब अगर ये चारों चीज कॉम्बाइंड हो गया, कौन कौन सा चीज हो गया? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। कहा ठीक है। दो तरह के एग्रीमेंट हैं, जो एग्रीमेंट रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। पहला बताइए, सोशल मैटर। मैंने बोला मैं आपके बर्थडे में जरूर आऊंगा, नहीं आया, आप मुझे लीगली सू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या था? सोशल ऑब्लिगेशन था, मैटर था। आपने जो है वो बोला, प्राची को जो है वो सुनिष्ठा ने कहा कि बहन मैं तेरे बर्थडे में तो जरूर आऊंगी, लेकिन बहन ने धोखा दे दिया।
कहीं और गए, ये आपके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। अब आपने बोला था मंदिर में चंदा देंगे, डोनेशन देंगे, नहीं दिया, ये सब सोशल मैटर है। इन चीजों के लिए कहीं कोई जो है वो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, कहीं लॉ के द्वारा आपको स्यू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड, अगर हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मैं आपको महीने के इतने पैसे घर खर्चे के रूप में दूंगा, हाउसकीपिंग अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, घर के खर्च चलाने के लिए, कल के डेट में देने से मना कर दिया, तो यहां पे भले किसी और एक्ट में रिलीफ मिलेगा, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं यहां पे, तो हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। और बड़े सारे एक्ट हैं जिस एक्ट में क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कह रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा अगर हस्बैंड ने डोमेस्टिक अलायंसेस घर खर्चे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो कहीं भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। आइए, इसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था, जहां पे यही निकल करके आया कि एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। आइए, फिर हम लोगों ने यहां पे देखा था कि ये जो भी हमने एस्पेक्ट देखा था, ये एस्पेक्ट जो था वो क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग था। क्या बस इन्हीं दो चीजों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? कौन कौन सा चीज, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच ने बोला हमारे अकॉर्डिंग इतने से काम चल जाएगा। पिक्चर में आया कौन सा सेक्शन, सेक्शन 10। सेक्शन 10 ने बोला कि इन सारे चीजों का होना जरूरी है, तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कौन कौन सा चीज, तो इन्होंने सबसे पहले कहा एग्रीमेंट, जो हमें पता है, वो तो क्लॉज किसने कहा था, सेक्शन 2 क्लॉज एच ने भी बोला था एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन इन्होंने बोला कि कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री। अब रुकिएगा जरा, कंसेंट फ्री का क्या मतलब था, दो बातें। पहला, कंसेसस एड एडम, अगर मैंने कोई चीज बोला है और आपने कोई चीज बोला है तो दोनों एक ही सेंस में बोले हो। मतलब अगर मैं आपको कुछ बेचना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि क्या आप मुझसे जो है वो रिमोट खरीदेंगे प्राची, प्राची ने कहा हाँ सर, मैंने कहा कि आप 100 रुपए में मुझसे रिमोट खरीदेंगे, तो प्राची ने कहा यस, फाइन। जब प्राची जो है वो लेने के लिए आई तो मैंने बोला ये लीजिए, नहीं सर मैंने ये वाला रिमोट नहीं, मैंने ये वाला रिमोट बोला था। अब यहां पे कंसेसस एड एडम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बेचना चाह रहा था कौन सा वाला, और प्राची समझ रहे कि सर ने मुझे कौन सा वाला ऑफर दिया, ब्लैक वाले का, तो बोलते हैं कंसेसस एड एडम नहीं हुआ। मतलब हम दोनों एक चीज को एक नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सर के तरफ से ब्लैक वाले रिमोट का ऑफर है 100 में, और मैं तो अपने मैं ही ऑफर दे रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मुझे कौन सा बेचना है, व्हाइट वाला। दूसरा, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह से डराया धमकाया गया, तो कहा गया कि इसको बोलते हैं कोर्सियन। क्या बोलते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम लोग पहुंचेंगे किस यूनिट पे, यूनिट 3 पे, बहुत डिटेल में है इसके बारे में, अभी बस थोड़ा सा ही है तो जान लीजिए। कोर्सियन का मतलब हुआ डराना धमकाना, और अगर किसी को डरा धमका करके आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या माना जाएगा, कोर्सियन। और अगर ये कोर्सियन रहा तो इसका मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो कौन सी रिमेडी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा लीगल रिमेडी, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तब तक आपको लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। दूसरा, कहा कि अगर मिस्टेक से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो कहा कि मिस्टेक का क्या मतलब है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए है कि 500 केजी राइस मुझे जो है वो देना है, और ये 500 केजी राइस मान लीजिए मुझे देना है सुनिष्ठा को देना है, कितना, 500 केजी राइस। जब मैंने अपने स्टोर कीपर को कॉल किया और बोला कि भाई 500 केजी सुनिष्ठा के जो है वो घर पे पहुंचा दियो राइस, तब वो मुझे कह रहा है सर कल रात में ही तो फ्लड आया था, पूरा का पूरा वेयर हाउस जो है वो डूब गया फ्लड में, सारा चावल बर्बाद हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, जिस समय मैं और सुनिष्ठा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस समय आई हैड नो आइडिया कि वो चीज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है जिसका हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इवन सुनिष्ठा को भी नहीं था पता कि मेरे गोदाम में, मेरे वेयर हाउस में क्या हो गया है, पानी आ गया, फ्लड आ गया है और चीज बर्बाद हो गया। इसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक।
अब चाह करके भी मुझे सुनिष्ठा नहीं बोल सकती सर दोगे कैसे, नहीं आपको तो 500 केजी चावल देना ही पड़ेगा, ये मुझे स्यू नहीं कर सकते हैं। बट अगर ये चीज बायलेटरल नहीं होता और मैं वो 500 केजी चावल जानबूझ करके इनको नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनके साथ डील हुई है मान लीजिए 1 लाख में, लेकिन मुझे उससे अच्छा डील इधर मिल रहा है, तो वैसे केस में वो उनके पास लीगल रिमेडी अवेलेबल होता और वो मुझे क्या कर सकते थे, स्यू कर सकते थे। अगली बात कहते हैं फ्रॉड अगर आपने किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया। फ्रॉड का मतलब है कि मुझे सब कुछ पता है कि ये रिमोट जो है वो खराब है, पीछे ये ठीक से काम नहीं करता है, या ये बस देखने में ठीक है लेकिन ये काम नहीं करता। ऐसा है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये काम नहीं करता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं इन्हें झूठ बोल करके बेच रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। वास्तव में मुझे नहीं पता है कि इसका एक बटन काम नहीं करता है, ये नेटफ्लिक्स वाला, और तब मैंने इनको ये दिया और जब इन्होंने यूज किया तो पता चला कि नेटफ्लिक्स वाला बटन काम। मुझे एक चीज बताइए, इनको जो मैंने बोला वो तो झूठ हो ही गया क्योंकि मैंने बोला कि रिमोट बिल्कुल सही है, मुझे भी पता था सही है, बट आई नेवर ट्राइड दिस नेटफ्लिक्स बटन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही था। तो ये कहलाया मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाया? सब मुझे पता है कि नेटफ्लिक्स वाला बटन नहीं है और ये वाला बटन भी काम नहीं करता, इस पे चढ़ जाओ तो भी ये काम नहीं करता, उसके बावजूद भी मैंने बोला सब टनाटन एकदम फर्स्ट क्लास है। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये फ्रॉड कहलाएगा। अगर ये फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में से कुछ भी है तो फ्रॉड के केस में इनके पास पूरा राइट है कि ये बोलेंगे सर पकड़ो अपना ये रिमोट सरा हुआ और दो मुझे 100 रुपए और मुझे इन्हें देना पड़ेगा। अगर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है तो भी ये मुझे बोलेंगे सर पकड़ो अपना ये क्या सरा हुआ रिमोट और दो मेरे कितने रुपए। दोनों केस में इनके पास कैंसिल करने का राइट है। एक्स्ट्रा क्या है? फ्रॉड के केस में ये मुझसे डैमेज भी ले सकते हैं कि बेकार में आपके साथ जो मत्था फोड़ रही थी इतने दिन तक कि ये रिमोट खरीदा बेचा इनकन्वीनियंस हुआ, इसका मुझे क्या दो? कंपनसेशन भी दो, उसी को डैमेज भी देना बोलते हैं। तो उस केस में मुझे कंपनसेशन भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। याद रखिए अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो ये चाहे, अगर इनको मन है सर रहने दो ना कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स काम नहीं कर रहा है तो भी मेरे लिए ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकता सॉरी मैंने आपको बताया नहीं लेकिन इसके 2 बटन तो काम नहीं करते हैं, ये दो लो पैसे अपने और ये मुझे दे दो। नहीं, इनके चाहने पे चाहे तो इस चीज को ये एक्सरसाइज करे और नहीं चाहे तो एक्सरसाइज ना करे। इसका मतलब है कि जिस पार्टी का कंसेंट क्या हो, फ्री ना हो, वो कहलाता है एग्रीव्ड पार्टी। क्या कहलाता है? मैंने ना धोखा दिया, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, ये हो गए एग्रीव्ड पार्टी और इनका कंसेंट माना जाएगा कि फ्री। अगर कोर्सियन किया, फ्रॉड किया, मिस्टेक है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मैं इन्हें कह रहा हूं कि ये बुक बहुत अच्छा है, ये बुक ले लीजिए, मैं इस कैपेसिटी में हूं कि मैं इनको क्या कर सकता हूं? टीचर हूं ना, लॉ का टीचर हूं, लॉ का बुक है, मैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। अगर ऐसा किया और कल को इनको पता चला कि ये तो सर ने झूठ झूठ बोला था, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, ये बुक तो उतनी अच्छी नहीं है, इसकी कीमत तो 2000 नहीं है, ये तो 500 रुपए की बुक है, ये बुक मेरे मत्थे वो मार सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। इसको बोलते हैं कंसेंट का क्या नहीं होना? फ्री नहीं होना। तो देखिए चाहे कोर्सियन हो, चाहे मिस्टेक हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, इस केस में माना जाएगा कि जो एग्रीड पार्टी है उनका कंसेंट फ्री, और वो अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, इसीलिए इसको वाइडेबल बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अब यहां पे कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी का मतलब है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बात कि माइनर जब मेजर हो जाएगा तो क्या होगा। सब यूनिट 3 में दिया हुआ है। मैंने बोला ना, ये जो पहला यूनिट आपका है ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है बाकी यूनिट्स का, तो पढ़ेंगे डिटेल में। यहां पे बस बोला गया कि अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो माइनर आपको स्यू कर सकता है, आप माइनर को स्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि प्राची माइनर है। अब जो है वो मैंने बोला कि प्राची ये मुझसे 100 रुपए में लेंगे, प्राची ने बोला हाँ सर लेंगे। मैं लेकर के जा रहा हूं, ये बोला हट नहीं लेती, मैं इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 100 रुपया लेके आते हैं और कहते हैं कि सर दो मुझे रिमोट, मैं ये नहीं बोल सकता हूं आप तो माइनर है नहीं देता आपको। अगर मैंने मना किया
तो ये मुझे लीगली क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें स्यू नहीं कर सकता। देखिएगा इसमें और जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि माइनर किस तरह से मानव बम की तरह है, सुसाइड बम की तरह है। अगर ये जानबूझ करके झूठ भी बोले कि नहीं मैं मेजर हूं, ये देखो मैंने कार्ड बनाया हुआ है, फिर भी जो है वो आपको रिमेडी नहीं मिलेगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल while मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर। करेंगे बात। दूसरा कह रहे हैं अगर कोई अनसाउंड माइंड का है, किस माइंड का है, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं हो, तो ऐसे केस में उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट व्हाट विच काइंड ऑफ रेमेडी, कोई लीगल रेमेडी आपको नहीं मिलेगा। लॉफुल कंसिडरेशन, कहा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों लीगल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहां पे जो है वो प्राची ने जो है वो सुनिष्ठा को जो बोला कि बहन ये बैग जो है वो तुम पहुंचा दोगी खुशी को, क्या तुम ये बैग खुशी को पहुंचा दोगी, बदले में मैं तुम्हें जो है वो दूंगी चरस गांजा। अब मुझे बताइए क्या बैग पहुंचाना इलीगल काम है, बुक का बैग है, नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज लीगल, कंसिडरेशन इज व्हाट। सुनिष्ठा ने एकदम खुश होकर के पहुंचा भी दिया खुशी को और आकर के बोल रही है दे, क्या खींचूंगी। अब इन्होंने नहीं दिया, तो ऐसे केस में सुनिष्ठा के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। अगर ये कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि हुजूर मार डाला, बैग भी पहुंचा दिया और कंसिडरेशन भी नहीं दिया, जज पूछेंगे क्या था कंसिडरेशन, तो ये बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं मैं दूं कुछ, हथौड़ा रहता ही उनके पास। अब इनको ये लीगल रेमेडी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो भी लीगल होना चाहिए। इसका मतलब है इस बार प्राची कह रही है सुनिष्ठा को कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी, आप ये बैग पहुंचा दो खुशी के पास, बुक है उसमें, बस एक छोटा सा व्हाइट पुड़िया डाल दिया। अब बताइए क्या 5,000 रुपया इलीगल कंसिडरेशन है, नहीं। इस बार कंसिडरेशन इलीगल नहीं है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वही क्या है, क्योंकि ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हुई जो कि एक लीगल काम नहीं है। तो ना कंसिडरेशन इलीगल होना चाहिए, ना क्या इलीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इलीगल होना चाहिए। और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ ने क्या डिक्लेयर किया है, वॉइड। तो ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे जिसको लॉ ने ऑलरेडी क्या डिक्लेयर किया हुआ है, वॉइड, तो ऐसे केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट आपने कर भी लिया तो कर लीजिए, मुंह उठा करके कोर्ट में मत चले आइएगा, क्या लेने के लिए, लीगल रेमेडी के लिए। चलिए, जब हमने ये सेक्शन 10 के बारे में पढ़ा तो लास्ट में निकल करके आता है कि सेक्शन 10 आपका जो है इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है, देखिए लाइन क्या लिखा हुआ है, इज नॉट कंप्लीट एंड व्हाट। इसका मतलब है कि इसमें कुछ और भी चीजें हैं जिसका होना जरूरी है, क्या होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए और भी चीजों का होना जरूरी है। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जितनी बात इसमें लिखी हुई है उतनी ही बात अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। तो कह रहे हैं कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसका मतलब ये इंक्लूसिव है। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम अदर एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, जो कि सेक्शन 10 में दिया हुआ नहीं है। तो अब बात आता है कि वो और कौन कौन से बात हैं जिनका होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने के लिए, वैलिड होने के लिए। तो अब यहां पे हम पहुंचे हैं कि नॉट गिवन बाय व्हाट बट व्हाट ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाट एसेंशियल। तो अब जो हमें देखना है वो ये है। तो यहां तक का सफर हमने क्या किया था, पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़ा जाए आगे। चलिए, हमने देखा कि सेक्शन 2 क्लॉज एच ने बोला 2 एसेंशियल एलिमेंट, कौन कौन सा चीज, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे करके धीरे धीरे तो ऐड किया जाता है, याद कीजिए ना छोटे में
आपको बोला जाता था कि आज ए पढ़ लो, फिर कल नहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा। ए पढ़ लेते थे, मम्मा फिर बी पढ़ाने बिठा देती थी। होते होते जेड तक पढ़ लिया। हमने सोचा कि अब दुनिया खत्म, अब तो कभी कुछ नहीं पढ़ना है। फिर शुरू, APPLE एप्पल मतलब सेब, BALL बॉल मीन्स गेंद। ऐसे होते होते कम वक्त वो दिन आया कि आज ये सब चीज पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये पता होता कि इस ABCD का ये परिणाम होता तो जान दे देते, उसी समय ABCD ना सीखते। तो ठीक है, ऐसे ही यहां पे जब शुरुआत हुई तो बोला गया कि सिर्फ दो चीजें, कौन कौन सा? थोड़ा हमें बहलाया फुसलाया गया और आ गया पिक्चर में सेक्शन 10, और हमें लगा कि बस चलो भाई सेक्शन 10 तक है। तो पहले तो बोला दो एसेंशियल एलिमेंट, फिर उन्होंने देखा ना 5-6 उन्होंने चेप दिया, किसने? सेक्शन। मन नहीं भरा, देखिए क्या लिखा, नॉट गिवन इन सेक्शन 10, लेकिन ये भी क्या है? एसेंशियल है। तो चलिए कौन सा? टू पार्टीज का, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा एस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अपने आप से अगर कुछ करता है तो वो है कमिटमेंट, जो सलमान खान करते हैं। कर लेते हैं तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। अब ये नहीं लिखना है, ये पार्ट नहीं था। मतलब कि कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। क्या होने के लिए? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। भले ये बात किसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर सही से आप देखेंगे तो घुमा फिरा के ये बात तो लिखा ही हुआ है। एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑफर, एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक आदमी ऑफर दे रहा है तो कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है। वहां थोड़ा इनडायरेक्ट लिखा गया, यहां पे थोड़ा डायरेक्ट करके ये कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी कितने पार्टी? टू पार्टी। कोई बात नहीं है, ठीक है, टू पार्टी होना चाहिए। और उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? एसर्टेन्ड होना चाहिए। यानी कि जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिटी हमेशा एसर्टेन्ड होना चाहिए। वेग पर्सन के साथ, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या दो नेचुरल पर्सन के बीच में ही होगा? बोला नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और प्राची के बीच में हुआ, हम दोनों नेचुरल पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं रेनॉल्ड्स नाम के कंपनी से जो पेन बनाती है, कि मुझे जो है वो 1000 पीस पेन दीजिए। यहां पे मैं नेचुरल पर्सन और रेनॉल्ड आर्टिफिशियल। क्या दो कंपनी के बीच में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसे प्लास्टिक की जरूरत होगी पेन बनाने के लिए, वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो दो आर्टिफिशियल पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दो नेचुरल पर्सन के बीच में हो सकता है, एक आर्टिफिशियल और एक किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन होगा। बट देयर मस्ट बी टू पार्टी, और दोनों पार्टी की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? असर्टेन्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अब यहां पे कह रहे हैं, एक केस जरा पढ़ के देखिए। ये थोड़ा अलग सा था, लेकिन फिर भी करते हैं इसको डिस्कस, क्योंकि आपके स्टडी मैट में है तो हम लोग छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक इन्होंने केस दे दिया, बट एनीवे इंस्टीट्यूट है, जो भी कर दे हम समझ लेते हैं। एक बार खुद पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। इस तरह के केस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जब आप ये जो हमने टू पार्टी पढ़ा ना, इन्हीं के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें भी तो बड़े सारे पार्टनर हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो कम से कम दो पार्टनर होंगे या नहीं? अरे हाँ या ना बोलिए। कम से कम दो लोग होंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनता है। पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रहा है, उसी को कहते हैं डिसॉल्व होना। क्या होना? नहीं चल पाया बिजनेस, टाटा गुड बाय, अलग अलग हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं बिजनेस को। लेकिन जब खत्म करते हैं तो जो पार्टनर होते हैं उनके बीच जो है वो सारे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले तो लायबिलिटी मिट किया जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ रह गया एसेट, वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के बीच में। अब जब ये पार्टनर के बीच में गया तो यहां पे एक क्वेश्चन आया, और वो सेल्स टैक्स जो है वो बीच में आ गया। आज के डेट में जीएसटी, लेकिन केस तो बहुत पुराना है, इसलिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? ये सेल्स टैक्स। पहले हुआ करता था सेल्स टैक्स, कस्टम, सब अलग अलग।
आज तो आपका एक साथ हो गया, जीएसटी, गुड्स एंड सेल्स सर्विस टैक्स दोनों साथ में आ गया। पहले सेल्स टैक्स वगैरह अलग हुआ करता था, कोई बात नहीं, आप टैक्स समझिए। कहा कि चूंकि पार्टनर के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो भैया हम टैक्स लगाएंगे। बोला मालिक मेरा ही प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी को यहां से उठा करके दूसरे जगह पे रखूंगा तो आप इसको जो है वो मानेंगे कि मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया किसी के नाम से? अरे भाई वो पार्टनरशिप की फर्म की प्रॉपर्टी थी, जब वो एक्वायर किया गया तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स दिया गया था ऑलरेडी। अब तो बस बंटवारा हो रहा है कि ये एक्स पार्टनर के पास और ये वाई पार्टनर के पास। ये जो है वो बेसिकली टू पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे। ऑल दो पार्टनर हैं, लेकिन ये दो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। ये दो पार्टनर के बीच में जो है वो नहीं है, बल्कि क्या है ये जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर। क्योंकि अगर मान लीजिए एक जमीन है और वो जमीन आपने जो है वो किसी दूसरे के नाम कर दिया, आपको बताइए टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, ये है बेसिकली। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है और पुराने जमीन मतलब पापा का दादाजी का प्रॉपर्टी था, अगर उसका बंटवारा भाइयों के बीच में हो रहा है तो उस पर दोबारा टैक्स देने की जरूरत। लेकिन अगर मान लीजिए वही प्रॉपर्टी भाई के नाम हो चुका है, अब अगर एक भाई दूसरे भाई को ये सेल करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। ये बेसिकली यहां पे था। आइए, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन, नेचुरल ऑब्लिगेशन नहीं। कैसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए? लीगल। और मैंने लीगल ऑब्लिगेशन आपको बताया था, द ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। किसके द्वारा क्रिएट हुआ है? और उनका इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, जिसका एग्जाम्पल है आप जब कहीं क्लास करने जाते हैं, आप जब किसी से कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहां पे अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो है ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन पापा जब आपको कुछ दे रहे होते हैं तो दुनिया का किसी भी लॉ के तहत कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सिर्फ और सिर्फ है नेचुरल ऑब्लिगेशन है आपका। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सेबल। अगर सही में देखिएगा तो क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एच छोटा सा ही बात बोला, लेकिन सब कुछ उसने डाल दिया था। सेक्शन 10 और अदर देन सेक्शन 10 ने घूम घूम करके उन्हीं बातों को क्या किया, ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और इसी में हमने कौन सा देखा था? बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जो केस देखा था। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है और टोकन भी हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटी टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें इसके अलावा भी फॉर्मेलिटी चाहिए। जैसे अगर कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी वो आपका ओरल नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ बोल के नहीं हो सकता। लेकिन क्या सिर्फ बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। कल को जब लीगल रिमेडी के लिए जाइएगा तो मान लीजिए कि मैंने इनको ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और कोई सुनने वाला नहीं, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो इनको साबित करना पड़ेगा ना कि सर ने बोला था कि 100 रुपए में मैं क्या दूंगा, रिमोट। अब ये बोलेंगे ना कि सर ये देने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मैं बोलूंगा मैंने कब बोला था, दिखाइए तो कहां लिखा है मैंने, तो लिखा हुआ तो है नहीं। अब ऐसे केस में ये पकड़ करके सुनिष्ठा को ले जाएंगे और बोलेंगे माय लॉर्ड पूछिए, ये भी वहां पे थी जब सर ने बोला था। अगर ये बोल देते हैं तो इसका मतलब है केस इनके फेवर में। मैंने इनको बोला कि देख लीजिए मैं आपके एकेडमिक विंग में हूं अगले 3 साल तक, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा होगा, कॉपी चेक का स्टैंडर्ड, आपको सीए बनना है। अभी बोले नहीं नहीं सर मैंने कुछ सुना ही नहीं था। अब अगर ये साबित नहीं हुआ तो कोई भी इन्हें क्या नहीं मिलेगा, लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि लोग नॉर्मली वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल हो भी सकता है, वो भी लोग सिर्फ ओरल नहीं करते बल्कि उसको किसमें करते हैं, अदरवाइज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो अलाउड ही नहीं है ओरल करना, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये हमेशा किस में होगा,
रिटेन होगा। और सुनिए, कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिटेन नहीं, बल्कि रिटेन के साथ साथ उसमें और भी फॉर्मेलिटी होगी। जैसे मैं बताता हूं, जमीन अगर आपने जो है वो बेचा है तो क्या ओरली क्या होगा, ये रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का या डॉक्यूमेंटेड? ठीक है, रिटर्न कर लिया कि मैं अपना ये मकान आपको इतने रुपए में बेच रहा हूं, बस कागज एक्सचेंज कर लिया, हो जाएगा? नहीं, इसको जो है इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और स्टाम्प ड्यूटी किसके अकॉर्डिंग? उस स्टेट के अकॉर्डिंग। दिल्ली में 5, 6 और 7% का है, 5, 6 और 7। अगर वुमेन के नाम से है 5%, अगर मेल के नाम से है 7%, अगर किसी प्रॉपर्टी में मतलब वाइफ हस्बैंड दोनों का नाम है तो 6%। यानी अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और अगर सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है तो 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपीज का सिर्फ क्या लगेगा? तभी ना आप सुनते होंगे लोग कच्चे पक्के में डील करते हैं, कागज पे लिखते हैं प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़, जो प्रॉपर्टी होती है 5 करोड़ की। क्योंकि अगर वो 5 करोड़ का लिखेंगे तो 7 5 जा 35 लाख रुपीज का क्या देना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। और यही अगर वो 1 करोड़ का लिखेंगे तो कितने का? अब यही, लेकिन ये इलीगल है। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी करता है तो ये एक्टिविटी क्या है? इलीगल है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब यहां पे कह रहे हैं कि सिर्फ उस पे स्टाम्प लगा दिया, 7 लाख का हो गया काम। का अभी तक तो मैंने यही बोला है, कहा पहला स्टेप कुछ एग्रीमेंट आपको रिटर्न में ही करना है। कहा ठीक, कुछ एग्रीमेंट रिटर्न के अलावा उस पे स्टाम्प ड्यूटी भी लगा होना चाहिए। कहा कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न और स्टाम्प लगने से नहीं होगा, बल्कि उसे रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करना। सुने होंगे घर में माँ पापा चाचा कोई ना कोई जाते हैं कि आज सब रजिस्ट्रार के पास गए थे, वहां जाके साइन करते, अपना आधार पैन दिखलाते हैं और तब वहां पे उसकी रजिस्ट्री होती है, तब वो दूसरे के नाम से होगा। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें इसके अलावा विटनेस का भी सिग्नेचर चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये सारे चीज नहीं रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं रहेगा? इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। इन्फोर्सेबल का मतलब है कल के डेट में मान लीजिए प्राची ने मुझसे मकान खरीदा, मेरा मकान 1 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन इन्होंने जो है वो जो है स्टाम्प ड्यूटी तो दे दिया उस पर, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाया। कल के डेट में ये पोजीशन क्लेम ही नहीं कर सकते हैं और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उस चीज को वैलिड नहीं मानेगा। देखिए ना माय लॉर्ड, लगा तो दिया है 7 लाख का, मैंने इस पे क्या लगा दिया? स्टाम्प। बोले स्टाम्प लगाने से क्या होगा? इसे क्या करना चाहिए था? रजिस्ट्री करना चाहिए था। तो इसीलिए अनइन्फोर्सेबल का मतलब होता है कुछ टेक्निकल कमी के कारण, और यही है टेक्निकल कमी। अगर रिटेन है तो रिटेन नहीं हो है, रिटेन होना चाहिए लेकिन रिटेन नहीं है, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल इनफिजिबिलिटी। इसके कारण वो इन्फोर्सेबल इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो क्या होगा? लीगल रेमेडी नहीं मिलेगा आपको, आपको कहीं भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। आइए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग सर्टेन और क्लियर होना चाहिए। कहीं भी ये एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज भ्रम पैदा करे, या वेग में नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि अबीर क्या आप मुझे 10 केजी आम 1000 रुपए में देंगे? अब देखिए, ये तो तय हो गया कि 1000 में देंगे, लेकिन 10 केजी कौन सा आम? लंगला, लूल्हा, चौका, छक्का, कौन सा? बहुत तरह के आम हैं आपके, कौन सा? क्या आप मुझे 10 लीटर ऑयल देंगे 1000 रुपए में? कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल, आपका मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल या किरासिन ऑयल? कौन सा ऑयल? सनफ्लावर? कौन सा? तो कहा कि इसका मतलब अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका जो है वो क्या नहीं है? इट इज नॉट सर्टेन इन मीनिंग, और इसी को बोलते हैं वेग होना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कहा इम्पॉसिबल चीजों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। मैं जादू से जो है वो यहां पे जो है वो खजाना निकाल दूंगा, मैं मरे हुए आदमी को एकदम जिंदा कर दूंगा,
इन चीजों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने मरे आदमी को जिंदा नहीं किया, अब आप कोर्ट में स्यू कर रहे हैं, हुजूर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मरे आदमी को क्या करेंगे और इन्होंने जिंदा नहीं किया। जज बोलेगा तुझे भी मार ही दूं, तू भी बोझ ही है पृथ्वी पे, क्योंकि ये जो है वो लॉ के द्वारा क्या है, इन्फोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। आइए अब यहां पे हमने जो देखा है अभी तक, क्या अभी तक सिर्फ हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जाना है और ये जाना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो चाहे सब कुछ को मिला दीजिए, तो पहला चीज, किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय, साथ में उसमें लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, यानी कि जो है किसी को डराया धमकाया ना गया हो, फ्रॉड ना किया गया हो, मिसरिप्रेजेंट ना किया हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया हो और मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया गया हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो कम से कम 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके मीनिंग जो है वो सर्टेन होना चाहिए और वो इम्पॉसिबल चीज के लिए नहीं होना चाहिए। इतने चीज को मिलाएंगे तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहां पे हम देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप। आपके एग्जाम में कभी कभी इनमें से सिर्फ एक के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि मेरे जैसा राक्षस रहा तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं बताऊंगा मेरे जैसा राक्षस कैसा क्वेश्चन पूछता है, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, करेंगे बात आगे देखेंगे। लेकिन देखिए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग फर्दर टाइप हैं, एक एक करके देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी। देखते हैं इसके भीतर कितने टाइप के आपके क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे देखिए ये सारे के सारे हैं, कौन कौन सा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनइंफोर्सेबल। अब देखिए ये सब आप अगर पीछे ठीक से सुने हुए होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसको पिक कर लेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले जो है वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ हमें क्या देखना है, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के तो ढेर सारे सेगमेंट है, तो उसमें से कौन सा देखेंगे हम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कहा ये बड़ा आसान सा चीज है। अभी तक जो हमने पढ़ा है यही तो पढ़ रहे थे कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट which fulfill all the essential element of a valid contract is called what, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो है वो सारे के सारे चीज मौजूद हो जो किसके लिए जरूरी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, माइनर के साथ नहीं होगा, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा। अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है तो क्या होगा, बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो क्या होगा, हाँ जी, किसको लीगल रिमेडी मिलेगा, अगर एग्रीव्ड पार्टी है, अगर किसी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस क्या किया, पूरा नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, दूसरे पर्सन को क्या मिलेगा, लीगल रिमेडी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज है। मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझसे जो है ये खरीदेंगे 100 में, आपने कहा हाँ, ये एक क्या होगा, ये एक जो है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि कोई कंसिडरेशन इसमें क्या नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं है, ना माइनर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ये चीज वेग है, बिल्कुल क्लियर है कि इसका नाम रिमोट है और ये मैं इन्हें बेच रहा हूं। तो ये है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे देखिए वॉइड, वॉइड के बारे में कहते हैं कि या तो सकमस्टांसेस के कारण या चेंज इन लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस या ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या ड्यू टू चेंज इन लॉ।
अब उसको जो है वो क्या करना, इन्फोर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलते हैं। उसको इन्फोर्स करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हृदय और देवाशीष। हाँ, अब जो है वो हृदय और देवाशीष के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, देवाशीष का बहुत बड़ा प्लांट है जहां वो तरह तरह के पॉलिथीन बनाते हैं, और हृदय के ढेर सारे मॉल हैं जहां पे उन्हें पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक चाहिए। इन्होंने देवाशीष को बोला कि आप मुझे 1 लाख प्लास्टिक के जो है वो बैग्स सप्लाई करेंगे। देवाशीष ने बोला यही हमारा काम है, क्यों नहीं करेंगे। इन्होंने बोला कि ये हम आपको कर देंगे 15 दिन के बाद, 15 डेज। ठीक है। अब जो है हृदय जो है वो सोच रहे थे कि आ जाएगा हमारा 15 डेज तक सामान। अभी 7 दिन बीता था, तब तक गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ गया, एक सर्कुलर आ गया, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अब इतने से कम का माइक्रोन का जो है वो पॉलिथीन नहीं बनाएंगे। ये थिकनेस होता है, इस इतने से पतला या इस थिकनेस से कम का जो है वो पॉलिथीन नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रोहिबिट हो गया। अब जो है वो देवाशीष सप्लाई नहीं कर रहे। हृदय बोले मजाक समझे हो, अभी तक दिए नहीं हो, हमारे मॉल में सारे ऑर्डर आए हुए हैं, कैसे जाएगा हमारा। ये कहते हैं हम कैसे सप्लाई करें, कोर्ट ने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यानी लॉ में क्या आ गया है। अब मुझे बताइए, अगर देवाशीष ये नहीं सप्लाई कर पाते हैं, कैन हृदय टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट देवाशीष? नो, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम व्हाट, void. And why it become void? Due to change in law. अब देखिए, ऐसे ही जो मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर आपको पता हो, हमारा जैसे आप इस यहाँ पे बैठे, हमारा अपना ओन्ड जो है वो जनकपुरी पंखा रोड में है इंस्टीट्यूट, वहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसीलिए भी आप लोग यहाँ हैं। और सीढ़ियां वगैरह, क्योंकि नए नॉर्म्स आए हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग आपको और चौड़ी सीढ़ी, बहुत सारा कुछ आ गया है इस बीच में। तो वहां पे कुछ और भी हमारे काम चल रहे हैं। तो अब यह कह रहे हैं कि उस जगह पे हमारा एक बेसमेंट भी हुआ करता था, आज भी है, बट इट इज ऑलमोस्ट लॉक। पहले उसमें हमारे क्लास चलते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो राजेंद्र नगर में जो है एक लाइब्रेरी में पानी चला गया था, लाइब्रेरी, जिससे 2-3 बच्चों की जान गई थी। लाइब्रेरी में, बेसमेंट में लाइब्रेरी था। गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया कि बेसमेंट में कोई एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बेसमेंट फायर सेफ्टी को पूरा करता है या नहीं करता है, तो बंद हो गया। अब मान लीजिए कि उसी बीच में मेरा जो है वो किसी लैंडलॉर्ड के साथ एक एग्रीमेंट होता कि 1 साल के लिए कम से कम लॉक इन रहेगा। 1 साल का लॉक इन का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैं 1 साल से पहले उनका इंस्टीट्यूट छोड़ के गया तो मुझे 1 साल का क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने अगर ये जगह हायर किया और यहां हमारा एग्रीमेंट हो जाए 1 साल के लिए, तो इसका मतलब है कि भले मैं 2 महीने में ही छोड़ दूं पढ़ाना, फिर भी मुझे रेंट कितने दिन का देना पड़ेगा, इसी को 1 साल का, इसी को लॉक इन बोलते हैं। अब बताइए, वहां पे लॉक इन अगर बेसमेंट में था कि 1 साल का, लेकिन तब तक गवर्नमेंट का ये आ गया, तो अब क्या मेरी मजबूरी है कि मुझे वहां रहना पड़ेगा? अगर मैं वहां नहीं रहा तो पहले जो लैंडलॉर्ड थे मुझसे कितने महीने का किराया ले सकते थे? 1 साल 12 महीने का। अब ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वॉइड हो गया। चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज आ गया, बेसमेंट में पढ़ा ही नहीं सकते हैं, इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। नहीं मिलेगा उन्हें लीगल रिमेडी, सर फोड़ते रहे, कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरा टैक्समैन पे ऑलरेडी बुक है, गलती से मैंने 12-13 बुक लिखा है, जिसमें से टैक्समैन पे भी बुक है। 13th बुक, वास्तव में 13th बुक मेरा उनके पास अभी जाना है। अब उन्होंने कहा कि सर ये बुक भी हमारे पास ही आप पब्लिश कीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो बुक मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए मैं मर गया, वैसे ही 3-4 दिन से फीवर जैसा चल रहा है, आप लोगों ने अच्छे लेवल का बद्दुआ दिया, निकल गया मैं। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या ऐसे केस में आपका जो है वो टैक्समैन जो है वो आकर के मेरे घर वालों को स्यू कर सकता है कि बोलो ऊपर से आएंगे मंजुलिका की आत्मा बन के, आमीछे तुम्हार सुबुजी तुम्हार करते रहेंगे, छन 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 छन, और आकर के क्या करेंगे, बुक लिखेंगे। इसको बोलते हैं चेंज इन सर्कमस्टांसेस।
तो इन केसेस में वो चीज क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड होने का मतलब है कि सामने वाले पार्टी को क्या नहीं मिलेगा, लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, देयर शैल नॉट बी एनी लीगल रिमेडी, बस इतना। और वॉइड हुआ क्यों, या तो सर्कमस्टांसेस के कारण और या चेंज इन लॉ के कारण। हाँ, अगर ऐसा कर दिया तो ऐसे केस में दिया हुआ रहता है कि प्री पेमेंट कितना है, पोस्ट कितना रहेगा। ऐसे केस में मेरे जो लीगल हायर हैं उनको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन तभी जब मैंने उनके लिए उससे ज्यादा का एसेट छोड़ा है, तब आगे बताऊंगा कि अगर मैंने कर्ज लिया है और मेरा एसेट मेरे लीगल हायर को जा रहा है, अगर मैंने उतना एसेट छोड़ा है जितने का मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो पहले मेरा ऑब्लिगेशन पूरा होगा तब मेरे लीगल हायर को कुछ मिलेगा। लेकिन पता चला कि मैंने अपने लीगल हायर के लिए, मैं कंगला व्यक्ति, मैंने अपने लीगल हायर के लिए 10 रुपया छोड़ा और ऑब्लिगेशन जो है वो मेरे ऊपर 2 लाख का है, तो उन्हें 2 लाख नहीं पे करना है, सिर्फ वो 10 रुपया चला जाएगा उसमें। ये बेसिकली, लेकिन ये आएगा आगे डिटेल बताऊंगा। तो यहां पे कह रहे हैं अगर उन्होंने कुछ पे किया था तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है, खास करके इस तरह के इंटेलेक्चुअल वर्क में जो भी रहता है कि अगर कहीं कुछ हुआ तो हाँ, अगर बुक बन गया और तब मेरी डेथ हुई तो उस केस में कॉपीराइट मेरे ही नाम से रहेगा, उसको बोलते हैं आफ्टर डेथ कॉपीराइट मिलता है। और 60 साल तक मेरे लीगल हायर को उसका रॉयल्टी मिलेगा, 60 ईयर्स तक। इसीलिए लोग बुक अगर लिख देते हैं तो बहुत बड़ी विरासत, जैसे कॉपीराइट आप लोगों में नहीं है, कॉपीराइट के केस में जब तक मेरी उम्र है, मैं जिंदा हूं तब तक प्लस 60 ईयर्स इसका रॉयल्टी मुझे मिलता रहेगा। तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो है ही, इसके बाद भी कितने साल तक मेरे घर वालों को बुक का रॉयल्टी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन का होगा, उस बुक की रॉयल्टी किसी को नहीं मिलेगी, कोई भी जो है वो उस बुक को प्रिंट कर सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत पुरानी बुक धीरे धीरे सस्ती हो जाती है। पेटेंट आपका जो है वो 20 साल तक जो है वो उस पे जो है वो आपका जो है वो राइट रहता है, तो 20 साल तक रॉयल्टी जाता है। इसीलिए देखिएगा जो वो पीला वाला बल्ब था अब वो 10 रुपए 12 रुपए में मिलते हैं, 10-12 रुपीज में। लेकिन अभी आप ये एलईडी लेने के लिए जाइए तो ये 100, 200, 500 में मिलते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 5 साल हुआ है इसका पेटेंट लिए हुए। जिसने एलईडी का इन्वेंशन किया था उसी को नोबेल प्राइज मिला था 2021 में, नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था। तो अभी जितने भी कंपनी ये बनाती है ना, चाहे ओरिएंट हो, चाहे सिस्का हो, चाहे ये हो, ये सब यूएसए के उस पर्सन को रॉयल्टी देते हैं, तब ये एलईडी बल्ब बन रहा है, इसीलिए अभी ये महंगा। फिर यही 15 साल बाद देखिएगा ये भी वही हाल हो जाएगा, जैसे 10-10 रुपए में वो लटक रहा है पीला वाला बल्ब, थॉमस अल्वा एडिशन वाला, जिन्होंने बल्ब को क्या किया था, इन्वेंट किया था। आइए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बताइए इसका कनेक्शन कहां से, वॉइडेबल का, वॉइडेबल वाला आज जो हमने किया है कहां से, फ्री कंसेंट से। यहां देखिए यही लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर इज कॉल्ड व्हाट, वॉइडेबल। और ये सिचुएशन क्या है वो देखिए, व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री इज कॉज्ड बाय कैसे, कोर्शियन यानी डरा धमका करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, मिस्टेक से। ऐसे केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है अगर वो चाहे तो ये इन्फोर्सेबल होगा और नहीं चाहे तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। याद रखिएगा, वॉइडेबल के केस में दोनों पार्टी के पास सेम राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के पास जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उनके पास। अगर झूठ बोल करके जो है वो खुशी ने जो है वो, क्या नाम, हाँ, दिव्यांशी, अगर जो है वो खुशी ने जो है वो दिव्यांशी को झूठ बोल करके अपना स्कूटी बेचा कि ये स्कूटी तो नया है, अभी इसमें कुछ गड़बड़ ही नहीं आया, एकदम मस्त उड़ता है, लेकिन पता चला उड़ता नहीं है, रेंगता है ये। तो अब ऐसे में जो है वो दिव्यांशी की मर्जी, अगर उनको कोई मैकेनिक बोलता है कि मैडम इसमें बस 5,000 लगा दीजिए सही में उड़ने लगेगा, तो वो चाहे तो इसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो नहीं चाहे
तो खुशी के चाहने से ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। सिंपल सी बात है, जिसका कंसेंट क्या हो? फ्री ना हो। वो अगर चाहे तो इसे खत्म करे, वो इसे चाहे तो इंप्लीमेंट करे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? तो पहला सिचुएशन हुआ जब कंसेंट क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। आइए दूसरा सिचुएशन देखिए वॉइडेबल का। कह रहे हैं, अच्छा ये तो एग्जांपल वही चिंकी मिंकी, यहां पे कह रहे व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट व्हाट अनदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं एक पर्सन ने दूसरे को कहा था कि आप मुझे जो है मुझसे कार जो है वो खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, तो कहा हाँ भाई खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक पर्सन आकर के कहता है कि छोड़िए ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर दे, मैं अब आपको कार नहीं बेचना चाहता। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कार बेचना नहीं चाहता। अब जो कह रहा है मैं कार बेचना नहीं चाहता, मान लीजिए कि एक्स नाम का पर्सन कह रहा है कि अब मैं कार नहीं बेचना चाहता, जबकि वाई के साथ कितने रुपए में उसके कार की डील हुई थी? 2 लाख में। लेकिन खुद वो जाकर के कहता है कि मैं कार नहीं बेचना चाहता। जैसे ही वो ये बोलता है, अब ये वाई के हाथों में है, वाई के लिए ये वॉइडेबल है। वाई अगर चाहे तो बोलेगा ठीक है मत बेचो, और अगर वाई बोलेगा नहीं तुम्हें बेचना ही पड़ेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है और एक पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाह रहा है, तो जो ये नहीं करने के लिए ऑफर देगा उसके हाथों में नहीं है। जो दूसरा पार्टी है अब उसकी मर्जी पे है, वो चाहे तो जो है वो हां बोले और चाहे तो क्या बोले? ना बोले। तीसरा सिचुएशन देखिए, when a party to a contract promised to perform a work within a specified time but could not perform within that time। आपने जित समय में बोला था काम को कर देंगे, मान लीजिए आपने कहा था कि आपके जो है वो घर का जो है इंटीरियर का सारा काम या पेंटिंग डेंटिंग जो भी चीज है वो हम इतने दिन में कर देंगे। अब अगर आप उतने दिन में नहीं करते हैं तो जो अपोजिट पार्टी है वही हुआ एग्रीड, आपने उतने दिन में नहीं किया काम। अगर वो कहता चलो कोई बात नहीं है, आपने 4 दिन बोला था, आपने 4 दिन में नहीं 6 दिन में करना है, चलो कोई नहीं आप काम को कर दो। अगर वो चाहे तो जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे और वो कह सकते हैं आपने बोला था ना 4 दिन, नहीं हुआ ना 4 दिन में, खत्म करो ये कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है। ये उनकी मर्जी पे। इसी को तो वॉइडेबल बोलते हैं कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड एट द चॉइस ऑफ वन पार्टी नॉट ऑन द चॉइस ऑफ अनदर पार्टी, तब वो क्या कहलाएगा? वॉइडेबल। और अगर वॉइड बोलेंगे तो दोनों में से किसी के पास लीगल रिमेडी अवेलेबल नहीं रहता है। अब यहां पे एक बार जो है वो वॉइड और किसके बीच में? वॉइडेबल। अच्छा एक और चीज, आपके एग्जाम में जब आपसे डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा? आपके पास उस समय जो है वो 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप इसको जो है वो 2 कॉलम्स में लिखिए या 3 कॉलम्स में। इससे मार्क्स पे इतना भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 2 कॉलम्स में चाहे 2 कॉलम्स का मतलब हुआ यू आर नॉट पुटिंग दिस बेसिस। बेसिस को आप नहीं लिखते हैं और बेसिस को क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो भी मार्क्स बिल्कुल नहीं कट होगा, बस सेंटेंस पूरा होना चाहिए। नॉर्मली जब आप बेसिस करके लिखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट लगता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है कि कंपैरिजन का बेसिस में कौन सा पॉइंट वहां पे लिखे, बट आप डायरेक्टली इसको आसानी से याद रख पाते हैं, तो दोनों ही तरीका एप्लीकेबल है। लेकिन याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था, जब भी लिखिएगा कैसा कंपैरिजन होगा? पॉइंट टू पॉइंट। वेरी गुड। कैसा कंपैरिजन? पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन का मतलब है इस तरफ अगर एक पॉइंट लिखा तो ठीक उसके जवाब में दूसरा होगा। जैसे देखिए यहां पे है, ए कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड
व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। लेकिन वर्डेबल में क्या बोलते हैं? वर्डेबल में बोलते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ये वन और मोर इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि एक ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ प्राची और सुनिष्ठा ये सब एक पार्टी हुए, और एक तरफ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में मैं, अबीर और इधर हृदय ये सारे लोग हो गए। हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि एक तरफ 3-4 लोग, दूसरे तरफ 3-4 लोग। कहने का मतलब है अगर ये एक साथ 3-4 लोग भी हैं तो भी ये वन पार्टी ही कहलाएंगे, और इधर हम भी 3-4 लोग हैं तो भी हम अनदर पार्टी ही कहलाएंगे, इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक पार्टी के चाहने पे अगर वो क्या हो तो वो हो गया वर्डेबल, और वहां पे कह रहे हैं वो लॉ के द्वारा क्या नहीं रहा, इन्फोर्सेबल नहीं रहा। और ये एक पार्टी के चाहने पे इन्फोर्सेबल होगा, दूसरे के चाहने पे इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल, और यहां पे हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ व्हाट, बार बार एग्रीव्ड पार्टी। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू, देखिए साफ साफ है ना यहां, ड्यू टू व्हाट, या चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जो उस पर्सन के क्या हो, बियॉन्ड हो, जो उसके कंट्रोल में नहीं हो। जैसे सर्कमस्टांसेस में चेंज होना, किसी की डेथ हो गई तो उसके कंट्रोल में था तो मर क्यों गया, बुक लिख के मरता, कहा गया कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, और यहां पे कह रहे हैं कि ये जो है आपका जो वॉइडेबल है, इट कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन इट इज डिमांडेड बाय विच पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी। जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा लिखें, आप इसको छोटा कर सकते हैं। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रिमेडी टू एनी पार्टी, और लीगल रिमेडी वॉइडेबल में है अवेलेबल किसके पास, ओनली टू द एग्रीव्ड। सही बोला जाए तो बात बस एक ही है, उसी को घुमा घुमा करके पॉइंट बनाया गया है। अगर बुरे दिन में हमारे पास ये 3 या 5 मार्क्स के लिए आ जाए तो इस तरह से लिखने के लिए, अदरवाइज बहुत सिंपल है। Void contract is not enforceable by law at all, but voidable contract is enforceable in law by the wish of aggrieved party। बात बस इतनी सी ही है, अब इसी को जितना घुमाना है घुमाने दीजिए। आइए अब किसकी बात करें, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, अब किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसके द्वारा मना किया, फॉरबिड मतलब रेस्ट्रिक्टेड, किसके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लॉ के द्वारा। और इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो वो वॉइड है, लेकिन जितने भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है जरूरी नहीं कि वो क्या होंगे, इलीगल होंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, माइनर के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉइड है, इलीगल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई माइनर थे, आपने माइनर को बोला कि आपको जो है मैं इतने रुपए में इतने चीज दूंगा। अगर कल को जो है वो माइनर अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा ना करे तो ऐसे केस में आपके पास कोई रिमेडी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कह रहे हैं कि वॉइड है, इसका मतलब आपको लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, बट इट इज नॉट इलीगल। इलीगल का मतलब हुआ जो भारतीय न्याय संहिता, पुराना नाम है इंडियन पिनल कोड, नया नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, अगर उसको करते हैं, यानी कि या तो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो वॉइड है, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई वॉइड है तो उस केस में वो इलीगल होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इलीगल होने पे भी लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, वॉइड होने पे भी लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, आपको जो है वो लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इलीगल है तो आपको दूसरे एक्ट के जरिए पेनलाइज भी किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्राची ने सुनिष्ठा को बोला था कि बहन पहुंचा दे ये खुशी के पास और बदले में दूंगी, अब ऐसे केस में ये इलीगल है,
लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये कोर्ट में जाएंगे तो इनको नहीं मिलेगा ये वाला। साथ ही साथ अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, लीगल एक्शन भी होगा कि आप लोग क्या एक दूसरे को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इंडियन पीनल कोड, जिसका नया नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, उसके भी कानून लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसमें आपको बीएनएस नहीं लगेगा। मतलब आपने अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वॉइड है, लेकिन इसके लिए आपके ऊपर कोई भी बीएनएस के सेक्शन नहीं लगेंगे। अब एक और एस्पेक्ट इसमें है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखिए, यहां पे ही हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और तब इसी पॉइंट को मैं पहुंच के ही बताता हूं। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी व्हाट, एग्जाम्पल क्लियर है, वॉइड है, किसके साथ किया, हाँ फिर से बोलिए बच्चा। आप सोचिए, पहले सोचिए फिर मैं बोलता हूं, आप बताइए। हमेशा लॉ में क्या बोला गया है, वी हैव टू कंप्लाई, लॉ का एक वर्ड है जिसमें दो चीज का ध्यान रखिएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, और दूसरा वी हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी। इसका मतलब है हमारे यहां जितने भी कानून बने हुए हैं आप सबको फुलफिल करेंगे। इसका मतलब जो सबसे स्ट्रिंजेंट कानून होगा वो आपके ऊपर लगेगा। तो अगर जो है वो माइनर ने जो है वो दो माइनर ने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो क्या है, इलीगल है, इट शैल नॉट बी कंसीडर अंडर वॉइड, इट शैल बी कंसीडर अंडर व्हाट, इलीगल। क्योंकि जो इलीगल है वो क्या है, लेकिन जो वॉइड है वो इलीगल नहीं है। तो अगर इलीगल और वॉइड दोनों चीज वो हुआ तो ऑब्वियसली हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इलीगल के कैटेगरी में। अब यहां देखिए, ए वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, लेकिन इलीगल जो है वो क्या होंगे, ऑलवेज वॉइड होंगे। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, लेकिन ये क्या है, लॉ में जो है वो प्रोहिबिट किया गया, फॉरबिड किया गया, डू नॉट डू दैट वन। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, कर लिया आपने किसी जो है वो माइनर के साथ, इसका तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ये तो आपकी किस्मत खराब कि आपको कोई रिमेडी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई सजा नहीं मिलेगा। और इस केस में, हाँ जी, इलीगल करने के केस में क्या होगा, पनिशमेंट भी मिलेगा। ये लास्ट वाला पॉइंट को पढ़िए और देखिए तो इसको समझ पा रहे हैं, बहुत शानदार पॉइंट है। एक छोटा सा लाइन देखिए कितना आगे जाता है। पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, कुछ समझ आया क्या, बताइए। इसका मतलब कोलैटरल आप लोग नहीं समझे, मैं पहले कोलैटरल समझाता हूं, क्योंकि कोलैटरल का सेंस थोड़ा अलग है। देखिए कोलैटरल का क्या मतलब है, पहले जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं भी पढ़ देता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड। लेकिन यहां पे कह रहे जो कोलैटरल है इलीगल का वो भी ऑलवेज क्या होगा, वॉइड होगा। इसका क्या मतलब है ये जरा समझिए। इसके बारे में बेसिकली कहते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि अबीर नहीं, देवांश पे आते, देवांश ना, देवाशीष, देवाशीष ने पहले ही डील किया था,
कि जो है वो सर आप 7 बजे छोड़ दोगे। अब मान लीजिए कि गलती से मैंने 7 बजे नहीं छोड़ा, इनको था गुस्सा कि खत्म कर डालेंगे इस टीचर को। अब क्या हुआ वो सुनिए। ये जो है वो हृदय के पास गए और ध्यान से सुनिएगा, हृदय को बोले कि भाई 10,000 रुपया देगा। हृदय बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो है नहीं, लेकिन बता क्या काम है तो मैं सोचता हूं। तो बोले ना सर को टपकाना है। हृदय बोलते हैं भाई तूने मेरे हृदय की बात कह दी, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाता हूं। ध्यान से सुनिए। अब जो है वो 10,000 रुपया के लिए जो है वो ये आए थे हृदय के पास। हृदय जो है वो पहुंचे जो है वो अबीर के पास, और अबीर जो है वो इनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि अबीर 10,000 रुपये दोगे, देवाशीष को काम है। ठीक। इन्होंने बोला भाई मुझे नहीं पता कौन देवाशीष, कहां का देवाशीष, तू जान, मैं तो तुझे जान रहा हूं। तो कहा कि ठीक है तो मुझे दे, तो कितने दिन में पैसे दे देगा? तो कहा कि 1 महीने में दे दूंगा, क्योंकि देवाशीष ने बोला था 15 दिन में दे दूंगा। तो उन्होंने और 15 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। एकदम ध्यान से सुनिएगा। नाउ हृदय इज टेकिंग मनी फ्रॉम अबीर एंड गिविंग इट टू देवाशीष। देवाशीष को 10,000 रुपया दे दिया। किसने? हृदय ने। देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन देवाशीष एंड हृदय। कितने रुपए का? नाउ ये जो है वो आपका एक इलीगल जो है वो क्या है, ये एक इलीगल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? सर को उड़ाना, किसी टीचर को मार देना। ये कौन सा लीगल होने लगा? तो इसका मतलब है कि देवाशीष और हृदय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये क्या है? इलीगल। लेकिन सुनिए जरा, अब अगर अबीर और हृदय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज कोलैटरल एग्रीमेंट। कौन सा? और ये किस चीज के लिए है? किस लिए 10,000 लिया? उस मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये वाला भी एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। इसको यहीं पे छोड़िए और इसको थोड़ा पलट करके दूसरी तरफ पहले थोड़ा ले चलते हैं, तब और इस पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें देवाशीष जो है वो हृदय से पैसे मांग रहे हैं। इस बार जो है वो देवाशीष जो है वो माइनर है। क्या है? बड़ा खतरनाक माइनर है। ये जो है वो माइनर है और ये हृदय को बोलते 10,000 रुपए दोगे। हृदय को पता है कि ये क्या है? माइनर है। इन्होंने बोला मेरे पास नहीं है, मैं लाता हूं। ये अबीर के पास गए और बोले कि मेरा एक दोस्त है, ध्यान से सुनिएगा, वो माइनर है और उसके लिए जो है वो पैसे चाहिए। तो वो बोला है 1 महीने बाद दे। बोला कि देख मुझे मां कहानी मत सुना, वो माइनर है मेजर है क्या है, ये बता कि मुझे तू कितने दिन में दे देगा। तो हृदय ने बोला कि मैं तुम्हें जो है वो दे दूंगा 1.5 महीने में, क्योंकि उसने बोला 1 महीने में दे दूंगा। बोला वो तू जान, मैं दे देता हूं। अब यहां पे जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देवाशीष और हृदय के बीच में जो है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वर्ड माइनर के बीच में है। लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो 10,000 रुपए लिए किससे जा रहे हैं? अबीर से। ना अबीर माइनर है और ना हृदय माइनर है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड नहीं है। अब चाहे अबीर को ये बताया गया हो या ना बताया गया हो, क्या कि ये मैं किसके लिए ले रहा हूं? एक माइनर को देने के लिए। कहा गया इससे जो है वो इनके वाले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर। इसका मतलब 1 महीने बीता, देवाशीष ने पैसे नहीं दिए। किसको नहीं दिए? हृदय को पैसे नहीं दिए। किसने नहीं दिया? देवाशीष ने पैसा। अगर देवाशीष ने हृदय को पैसे नहीं दिए तो हृदय के पास कोई लीगल रेमेडी है अवेलेबल? नहीं। लेकिन 1 महीने 15 दिन यही बोला था, 1.5 महीने में। अब मांग रहे हैं अबीर, 1.5 महीने हुआ कि भाई दे दे मेरे पैसे, कब दोगे? तो यहां पे हृदय बोले यार तू भी हद कर रहा है, मैंने जिसके लिए था उसने मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे क्या दूंगा? ध्यान से सुनिएगा। अब ये था कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे हृदय के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं था। वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाते तो उनको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलता। बट क्या अबीर के पास लीगल रेमेडी है? कहा यस, यही कहा जा रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी। इसका मतलब अबीर अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो इन्हें लीगल रेमेडी मिलेगा और हृदय को
10,000 रुपए किनको देने पड़ेंगे? अबीर को। लेकिन अगर हृदय जो है वो कोर्ट में भी जाएंगे तो इनके हृदय पे ही वो 2 हथौड़े मारेगा, लेकिन जो है वो इनको देवाशीष से पैसा नहीं दिलाएगा। तो देख लीजिए, चाहे अबीर को ये बात पता हो या ना पता हो कि इसका इस्तेमाल जो है वो हृदय किसके लिए कर रहे हैं, हर केस में इनको क्या मिलेगा? रिमेडी मिलेगा। ये है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल इसमें जो है वो वैलिड रहा। लेकिन अब आते हैं उस पे। इस बार देवाशीष कोई माइनर वगैरह नहीं है, 1 नंबर के शातिर क्रिमिनल हैं। और उन्होंने जो है वो हृदय से पैसा मांगा, क्या करने के लिए? सर को टपकाने के लिए। हृदय के पास पैसा नहीं था, वो आए अबीर के पास। बट ही सेड नथिंग टू अबीर अबाउट द इंटेंशन ऑफ देवाशीष। उन्होंने इनको कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोला ठीक है, मुझे तू ले जा, मुझे पैसे दे देना। अब मुझे एक बात बताइए, कल के डेट में जो है देवाशीष ने जो है वो कोशिश किया अपना वो 10,000 रुपए से 3 नट खरीद के लाए, और तो कुछ मिलेगा नहीं, खरीद के लाए, कोशिश किया चलाने का, भूल गए कि सर जो है वो पायलट रह चुके हैं, इनको कुछ ट्रेनिंग मिली होगी, इनके जो है उस कट्टे से हमारा क्या बिगड़ेगा, वो इनके हाथ में ही फट जाएगा, या जो पता नहीं इधर चलाएंगे उधर चलाएंगे किधर चलेगा। अब उनका जो है निशाना भी नहीं लगा। अब वो खुद फ्रस्ट्रेटेड थे कि एक तो निशाना नहीं लगा, ऊपर से हृदय क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, नहीं दिया उन्होंने। क्या हृदय कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के रिमेडी ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक, अब जो है वो पैसे मांग रहे हैं अबीर, किनसे? हृदय से, कोलेट्रल। कहा गया ऐसे केस में अगर अबीर को यह जानकारी नहीं थी कि हृदय इस पैसे को किस काम के लिए इनसे ले रहे हैं, तो ऐसे केस में ये कोलेट्रल जो है वो वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अबीर को बता दिया था, किसने? हृदय ने, तो भाई देवाशीष ना सर को टपकाएगा, अबीर बोले चल बढ़िया है ले ले। अब अगर अबीर ने भी जो है ये जानने के बावजूद जो है वो क्या किया? पैसा दिया था, तो ध्यान से सुनिए, इस बार ये फिर कोलेट्रल हुआ, बट ये कोलेट्रल भी अब क्या होगा? वॉइड होगा। इस बार अबीर को भी लीगल रिमेडी। लेकिन याद कीजिए पिछले बार देयर वॉज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देवाशीष वॉज व्हाट, एंड हृदय टोल्ड एंटायर थिंग कि भाई वो माइनर है, हम माइनर के लिए ले रहे हैं। उसके बावजूद भी अबीर को रिलीफ मिला था या नहीं? बस यही चीज कह रहे हैं कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए जो कोलैटरल होगा वो लीगल होगा, वो वैलिड होगा। लेकिन अगर इलीगल है तो उसके लिए जो कोलैटरल है वो भी आपका क्या हो जाएगा, अगर उसको जानकारी है तो। क्लियर है? ये बेसिकली ये पॉइंट कहता है। अब एक तरीका है कि सीधे यहां से उड़ जाइए, निकल जाइए, और एक है कि इस चीज को थोड़ा क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, अब यहां पे जो हम लोग बात किए हैं, अभी क्या किया है हमने पढ़ना सिर्फ शुरू किया किसके अकॉर्डिंग? एज पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वैलिडिटी। अब किसकी बात कर रहे हैं? अनइनफोर्सेबल। अगर हम बात कर रहे हैं अनइनफोर्सेबल का, तो देखिए यहां क्या कह रहे हैं, किसके डिफेक्ट के कारण? मुझे बताइए, आज मैंने ये वर्ड यूज किया है, टेक्निकल डिफेक्ट के कारण। अब उसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड आया, राइटिंग, ये वर्ड सिर्फ अभी आपको नहीं बताया। अब मुझे बताइए, आज हमने जो ये पढ़ना शुरू किया था तो उसमें कुछ बात किया था इनफोर्सेबल का, अनइनफोर्सेबल का। क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होने चाहिए? रिटेन। अगर वो रिटेन नहीं है तो आपको लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं किया आपने रिटेन तो क्या होगा? नहीं मिलेगा आपको कौन सा रिमेडी? लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। आपने जो है वो प्रॉपर्टी को सेल किया है, और ये जो प्रॉपर्टी आपने जो है वो सेल किया है, इस प्रॉपर्टी पे आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाया था, बताइए मिलेगा आपको लीगल रिमेडी? ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है। तो ये, और अगर कोई चीज आपका टाइम बार्ड हो जाता है तो भी वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और किस चीज के कारण ये हुआ? टेक्निकल डिफेक्ट। और क्या हुआ टेक्निकल डिफेक्ट? रिटेन होना चाहिए, रिटेन नहीं है।
स्टाम्प ड्यूटी होना चाहिए और आपने प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाया। रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपने इसको रजिस्टर्ड, और सुनिए विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए और आपने विटनेस का सिग्नेचर, इस तरह का अगर कोई चीज है तो ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल, इसका मतलब आपको लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। इसमें बस एक जो चीज दिया हुआ है बार्ड बाय लिमिटेशन, ये जरा समझते हैं। बार्ड बाय लिमिटेशन का क्या मतलब है? एक एक्ट है, उस एक्ट को कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। क्या नाम है? आपके कोर्स में नहीं है लेकिन कानून तो है। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कोई भी केस फाइल करने के लिए एक टाइम दिया गया है, अगर आप उतने टाइम के भीतर नहीं आइएगा तो उसके बाद हम आपको कोर्ट में कोई न्याय ही नहीं दिला सकते। अब इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैंने जो है वो पैसे लिए, और मान लीजिए इस बार मैंने पैसे, क्या नाम बच्चा, मान्या से, मान्या को मैंने बहला फुसला करके इनसे 1 लाख रुपए लिए और इनको बोला मैं पैसे कुछ दिन में दे दूंगा। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, ये भी सोच रहे थे टीचर हैं, ये जो है वो मांग नहीं पा रहे हैं और मैं तो पहले से ही बुरा इरादा करके बैठा हूं कि पैसे पचा लूंगा, तो मैं इनको दे नहीं रहा हूं। अंत में जो है वो 1 साल बाद ये कहते सर आपने पैसे लिए थे। ओह मैं भूल गया, जबकि भूला नहीं था, सब याद था। अच्छा अच्छा अभी दे देता हूं कुछ दिन में। बस फिर क्या, फिर मैं जान के भूल गया। फिर ऐसे ही करते टाल टाल करता गया। अंत में जो है वो मान्या को आया गुस्सा, बोलते सर अब तो आपने हद कर दी है, इतने दिन हो गए, ये हो गए, मजाक समझ लिया आपने। मैंने बोला बस और 15 दिन दे दीजिए। इन्होंने भी सोचा अंतिम 15 दिन बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 15 क्या 20 दिन बाद ये आए और बोले सर अब तो कोर्ट में ही सीधे मिलेंगे, आपने मजाक बना दिया। मैंने बोला जाइए जो करना है कर लीजिए। इनको भी लगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अभी तक तो बड़ा गिरगिरा के बात करते थे, अभी बोल रहे हैं जो करना है कर लीजिए। अब ये सही में कोर्ट ऑफ लॉ में गए। जब वहां गए तो सबसे पहला काम होता है कि जज आपसे पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी और इनोसेंट, वहीं से शुरुआत होती है। मतलब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपने मान्या से पैसे लिए या नहीं मानते, यहीं से शुरुआत होती है। जैसे ये पूछा मैंने बोला यस माय लॉर्ड आई एक्सेप्ट कि मैंने इनसे 1 लाख लिया था। मान्या सरप्राइज कि क्या हो गया सर को, बाल के साथ साथ बुद्धि भी चला गया, आए भी हैं कोर्ट में और कह भी रहे हैं, अब तो इन्हें सब पता चल जाएगा, बड़े लॉ के टीचर बनते हैं। फिर अगला मेरा स्टेटमेंट था बट माय लॉर्ड आप फोर्स नहीं कर सकते हैं मुझे देने के लिए, जज को भी कि फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट मैंने बोला इट इज बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। अब ये क्या कहानी हुआ, मॉनेटरी कंपनसेशन 3 साल बाद कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता। मॉनेटरी क्लेम कितने दिन के बाद, इसीलिए कभी भी किसी को आपने पैसे दिए हैं और जब उसका ड्यू डेट है उसके 3 साल के भीतर कोर्ट में केस फाइल हो जाना चाहिए। भले कोर्ट में 20 साल केस चलेगा, लेकिन कोर्ट में केस फाइल करने का मैक्सिमम टाइम कितना है। अगर 3 साल में आपने नहीं किया तो हाँ लिया है मैंने, कोर्ट में मैं बोल रहा हूं, फिर भी जो है वो जज बोलेगा सॉरी आपका लीगल राइट जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है आपने पैसे दिए, ये राइट तो कभी आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन हम आपको रिमेडी नहीं दिला सकते हैं। अब मान्या अपना वाला मुंह लेके वापस आएंगे, क्योंकि ये तो पहले बहुत खुश हो रहे थे, अच्छा सर ने तो हाँ भी बोल दिया है, लेकिन कैसे, यही देखिए इसी को बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यही है टेक्निकल डिफेक्ट, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ने 3 साल में बाढ़ कर दिया। अब चाहते हुए भी उनको रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने हैं, 3 सेगमेंट में हमने बांटा। कौन कौन सा सेगमेंट, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तब है फॉर्मेशन और तब क्या है। तो हमने वैलिडिटी के बेसिस पे जो है वो सारे के सारे टैब क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। तो हमने अभी तक जो देखा है वो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर क्लॉज 2, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है किन किन चीजों का होना जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने के लिए, वैलिड होने के लिए। अदर देन सेक्शन 2 भी हमने देख लिया क्या क्या होना जरूरी है। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अब देखना रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, इंप्लॉयड, एक्सप्रेस, क्वासी, कंटिजेंट होंगे।
और तब उसके बाद देखेंगे कि अगर हम किसी को ऑफर देते हैं तो वो ऑफर कब वैलिड ऑफर माना जाएगा और कब वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल जो है मेरी आज की जो है वो सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।